नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट किया है। पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत फर्स्ट चल रही है, जो कि आपके भारतीय भूगोल से संबंधित आपकी पुस्तक है, जिसमें अध्याय क्रमांक 5 हम पढ़ रहे हैं। नाम है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों और वन्य प्राणियों की हम विस्तार से चर्चाएं करते आ रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के वन्य जीवों की। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो के दौरान हमने भारत की बहुत सी वन्य प्राणियों के बारे में चर्चाएं की, भारत के विभिन्न वन्य जीवों पर हमने चर्चाएं की। भारत में कितनी प्रकार की आपके भारत में कितनी प्रकार की वन्य जीवों में विविधता पाई जाती है, इस पर चर्चा की। साथ ही हमने ये बताया कि भारत में पक्षियों की प्रजातियां कितनी हैं, स्तनधारियों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या योगदान है, भारत में मछलियों की कितनी प्रकार की प्रजातियां हैं, पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं, स्तनधारियों सरीसृपों इनकी प्रजातियों की दृष्टि से विश्व में भारत का कैसा स्थान है, कितनी प्रतिशतता भारत रखता है। ऐसे बिंदुओं पर हमने चर्चाएं की और उसके बाद में हमने कुछ प्रजातियों की चर्चाएं की कि भारत में ये कहां पर निवासित होते हैं, जैसे हाथी, एक सींग वाले गेंडे, बाघ, चीता, बाघ या चीता और शेर, इन पर हमने विस्तार से चर्चाएं की है। कुछ हमने पक्षियों के बारे में भी आपको बताया कि भारत में बहुत सारे पक्षी भी पाए जाते हैं और कुछ अन्य प्रजातियां भी बताई, और साथ ही वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में भी चर्चाएं की है। और इसमें हम आगे कुछ और अन्य पशुओं पर चर्चाएं करेंगे, अन्य जंगली जानवरों की चर्चाएं करेंगे, पक्षियों की चर्चाएं करेंगे और भारत के उन क्षेत्रों के बारे में चर्चा करेंगे जो क्षेत्र यहां पर आपके प्रवासी पक्षियों के लिए सर्वाधिक आकर्षण के केंद्र माने जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन्य जीवों को, जिसमें सबसे पहले आता है आपका तेंदुआ, जो कि आपको इस प्रकार का दिखाई देता है और ये बिल्ली परिवार का जानवर है। ये क्या है? बिल्ली परिवार या बिल्ली जाति का सदस्य है। अब देखिएगा, बिल्ली जाति जो आपके पालतू बिल्लियां आती है, जंगली बिल्लियां आती है, उसी प्रकार से आपके ये भी इसी बिल्ली परिवार का ही सदस्य होता है। जैसे आपके बिल्ली है, उसी से मिलता जुलता ये भी जानवर होता है, लेकिन ये जंगली जानवर है, बिल्ली से काफी बड़ा जानवर है, लेकिन ये प्रजाति आपके बिल्ली से मिलती जुलती है, इसीलिए इसे कहा जाता है बिल्ली प्रजाति का जानवर तेंदुआ। ये आपके शिकारी जानवरों में मुख्य है। जैसे आपके बिल्ली भी शिकार के कार्य करती है। बिल्ली को आपने देखा होगा कई बार, आपके जैसे जहरीला जानवर सांप होता है, उस सांप का शिकार भी बिल्ली के द्वारा किया जाता है। तो उसी तर्ज पर यह भी एक शिकारी जानवर है। ये भारत में कहां पाए जाएंगे? तो भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में भी मिलेंगे, मानसूनी और पर्णपाती वनों में भी ये पाए जाते हैं, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों की झाड़ियों में भी इनके निवास स्थान पाए जाते हैं। अर्थात भारत के लगभग एक विस्तृत क्षेत्र पर इनके निवास स्थान पाए जाते हैं, चाहे वो हिमालय क्षेत्र में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य हो, या फिर गंगा के मैदानी क्षेत्रों के वन क्षेत्र हो जो मानसूनी प्रकार के वन कहलाते हैं, या फिर मध्यवर्ती भारत में जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, इन राज्यों के जो प्रायद्वीपीय पठार के जंगल हो, या फिर मध्यवर्ती उच्च भूमि के जंगल हो, या फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के वन क्षेत्र हैं, इनमें भी आपके बहुतायत में तेंदुए देखने को मिलते हैं। यहां तक कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र की झाड़ियों में भी आपको तेंदुए बहुतायत में देखने को मिल जाते हैं। राजस्थान में चाहे रणथंभौर नेशनल पार्क हो, या फिर आपके पाली जिले के जो तेंदुआ संरक्षण परियोजना हो, पाली जो कि एक मरुस्थलीय जिला है राजस्थान का, वहां पर लूनी नदी के किनारे, जो लूनी नदी की एक सहायक नदी है जवाई नदी, वहां पर आपके जवाई तेंदुआ परियोजना संचालित की जा रही है। तो भारत के लगभग सभी राज्यों में तेंदुए आपको देखने को मिलते हैं। तो तेंदुआ आपके भारत के विशाल क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से भारत के हिमालय क्षेत्र में कई ऐसे दुर्लभ जानवर पाए जाते हैं जो केवल हिमालयी राज्यों में देखने को मिलते हैं। अब ये इन्हीं क्षेत्रों में क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये ऐसे जानवर हैं जो केवल और केवल ठंडे क्षेत्रों में निवास कर सकते हैं, और यहां पर आपके यही जानवर हैं जो इतनी ठंड को सहन कर सकते हैं। अब इनके कुछ विशेषताएं होती है, कुछ इनके जैसे बड़े बड़े बाल होते हैं, इनकी त्वचा बहुत मोटी होती है, त्वचा के आंतरिक भाग में वसा की एक बहुत बड़ी परत जमी रहती है जो इनको सर्दी से बचाने का कार्य करती है। उन्हीं में आपके लद्दाख के क्षेत्र में, जो लद्दाख के जो सर्वाधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है, ऊंचाई पर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं बर आपके ठंडक बढ़ती जाती है, वो तो आपको पता ही है भाई। जैसे हमें समुद्र तल से हमारी ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो तापमान कम होता जाएगा, और लद्दाख वाले क्षेत्र में आप बहुत अधिक ऊंचाई पर चले जाएंगे, यानी कि हिमालय के सर्वाधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र जो 4000, 5000 या 6000 मीटर के ऊंचाई के क्षेत्र है, वहां पर जाएंगे तो बहुत अधिक ठंड पाई जाती है। और उस क्षेत्र में
एक तो जानवर पाया जाता है याक। याक की हमने चर्चा की कि भाई याक और लामा है वो ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले हैं, जिसमें याक आपके लद्दाख और तिब्बत के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं और लामा कहां मिलते हैं, एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्रों में। एंडीज पर्वतमाला कहां है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के विभिन्न देशों में फैली हुई है। जो पश्चिम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो पश्चिमी किनारा है, उस पश्चिमी किनारे पर प्रशांत महासागर के सारे फैली हुई विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, वहां पर आपके लामा पाए जाते हैं। लेकिन लद्दाख में क्या मिलेंगे, याक मिलेंगे। याक के अलावा एक गुच्छेदार शिंगों वाला बेल के जैसा जीव मिलेगा, जिसका वजन आपके लगभग 1 टन पाया जाता है, और ये इस प्रकार का जीव है, ये आपके लद्दाख में देखने को मिलता है, सर्वाधिक ऊंचे और ठंडे क्षेत्रों पर, यानी कि बर्फीले इलाकों में यह पाया जाता है। देखो, गुच्छेदार सींग, लंबे लंबे बाल, और इतनी इसका एक विशालकाय जानवर होता है, और इसका वजन आपके 1 टन तक पाया जाता है। 1 टन अर्थात 10 क्विंटल वजन। 10 क्विंटल का अर्थ 1000 किलोग्राम वजन पाया जाता है। तो देख लीजिएगा कि ये कितना विशालकाय जीव होगा। आप और हम जैसे कभी हमने इसका दर्शन नहीं किए हैं, और हिमालय पर कभी हम पर्वतीय क्षेत्रों में घूमने जाएं अकेले अकेले, मान लीजिएगा कि हमारे पास में कोई गाइड नहीं है, ना हमने किसी फॉरेस्ट विभाग को इस बारे में बताया है कि हम घूमने जा रहे हैं, तो इस स्थिति में आप वहां पर ये देख सकते हैं कि अगर आपके सामने ऐसा जानवर आ जाए तो आप अपने क्या हालात होते होंगे। अपन तो देखकर इसको घबरा जाते हैं, हो सकते हैं अपने प्राण भी निकल जाए इनको देखकर, इतने विशालकाय और ये डरावना जीव होता है। तिब्बती बारहसिंगा, ये तिब्बती बारहसिंगा आपके लद्दाख और तिब्बत वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो भारत के लद्दाख वाले क्षेत्र में या जम्मू कश्मीर में तिब्बती बारहसिंगा मिलेंगे। इसी प्रकार से एक नीली भेड़ पाई जाती है, जिसे भारल कहा जाता है। ये ऐसे ही आपके जंगली भेड़ भी पाई जाती है। देखो, भेड़ और बकरियां पालतू तो यहाँ पर हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, जिनका गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया ऐसी जनजातियों के द्वारा, जो कि आपके ऋतु प्रवास वाली जातियां हैं, इनके द्वारा उनका भेड़ बकरियों का पालन पोषण किया जाता है, उनको पालतू जानवरों के रूप में रखा जाता है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर नीली भेड़, जंगली भेड़ें ये पाई जाती है। साथ ही साथ एक कियांग नामक का जानवर पाया जाता है, जिसे तिब्बती जंगली गद्दा कहा जाता है। अगर आपको जंगली गद्दे के बारे में पूछे कि जंगली गद्दे कहां पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि कच्छ के रण में पाए जाते हैं। लेकिन आपसे पूछ ले कि तिब्बती जंगली गद्दा भारत में कहां पर पाया जाता है, तो हिमालय क्षेत्र में मिलेंगे ये, जिसे कियांग कहा जाता है। इसका नाम भी याद रखना, कियांग होता है। इसी प्रकार से एक आइबैक्स होता है, भालू होता है, हिम तेंदुआ और दुर्लभ लाल पांडा, रेड पांडा, ये आपके कुछ विशेष क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आइबैक्स से भालू, हिम तेंदुआ और लाल पांडा ये विशेष क्षेत्रों में मिलेंगे। और विशेष क्षेत्र भारत के कौन से रहेंगे, हिमालय पर्वतीय प्रदेश में ये मिलेंगे, जो सर्वाधिक ऊंचाई वाले और बर्फीले इलाके होते हैं। जब आप हिम तेंदुआ की बात करेंगे, तो हिम तेंदुआ भारत में मिलेगा लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, और इसी प्रकार आपको मिलेगा उत्तराखंड राज्य में। भारत का एक नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। कौन सा है भाई, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। और इस उद्यान में आपको हिम तेंदुए आपको बहुतायत में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आपके उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें भी हिम तेंदुए देखने को मिलेंगे। दुर्लभ लाल पांडा केवल हिमालय क्षेत्र में मिलेगा, जिनकी हमने लास्ट वीडियो में भी, पिछले वीडियोज के दौरान हमने चर्चाएं की है कि लाल पांडा है वो दुर्लभ प्रजाति का है। ठीक है, ऐसे ही आपके भारत के जो हिमालय क्षेत्र और जंगली क्षेत्र, वन क्षेत्रों को छोड़ दें, तो भारत की नदियां हैं, झीलें हैं या फिर जलाशय हैं, तो वहां पर कुछ जंगली आपके जलीय जीव भी पाए जाते हैं। उनमें आपको कछुआ मिलेंगे, कछुए आपको बहुतायत में देखने को मिलते हैं। मगरमच्छ मिलेंगे आपको वहां पर। इसी प्रकार से घड़ियाल मिलेंगे। ये वाला जानवर है, ये क्या है, ये आपका मगरमच्छ है। ये क्या है, मगरमच्छ है। और जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये घड़ियाल है। जब आप घड़ियाल की बात करेंगे, तो भारत का एक राज्य आता है राजस्थान, एक राज्य आता है उत्तर प्रदेश और एक राज्य आता है मध्य प्रदेश। इन तीनों राज्यों में घड़ियाल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। अब ये राज्य कहां पर है, तो देखिएगा, भारत की जो पूर्वोत्तर की सीमा है, वहां पर आपके एक राज्य आता है राजस्थान। भारत की कौन सी, उत्तरी पश्चिमी भागों में, भारत के उत्तर पश्चिम में, कौन सी दिशा में, उत्तर पश्चिम में राज्य आता है राजस्थान। राजस्थान का एक पड़ोसी राज्य आता है मध्य प्रदेश। राजस्थान का एक पड़ोसी राज्य आता है गुजरात। यहां पर पड़ोसी राज्य आता है उत्तर प्रदेश। गुजरात तो दक्षिण में रहता है। अब इन राज्यों में एक नदी प्रवाहित होती है। नदी कौन सी है, यहां पर देखिएगा विंध्याचल पर्वतमाला है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में। इस विंध्याचल पर्वतमाला से चंबल नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी, मध्य प्रदेश के महू जिले में चंबल नदी का उद्गम होता है। और यह चंबल नदी
ये है नदी आपके चंबल। मध्य प्रदेश से ये नदी राजस्थान में प्रवेश कर जाती है, फिर राजस्थान के विभिन्न जिलों में प्रवाहित होती हुई आपके फिर से आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बहती है। यहां पर भी मध्य प्रदेश, यहां भी मध्य प्रदेश, तो यहां पर सीमावर्ती क्षेत्रों में बहती है। फिर आपके राजस्थान से उत्तर प्रदेश में चली जाती है और उत्तर प्रदेश में आगे ये नदी यमुना में मिल जाती है। ठीक है, इस नदी की हमने चर्चाएं की है अफवाह तंत्रों के दौरान। तो ये जो चंबल नदी की हम यहां पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, यहां पर जो चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है, यह क्षेत्र जो कि उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, यहां पर जो चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर आपके घड़ियाल पाए जाते हैं और यहां पर घड़ियाल संरक्षण का कार्य किया, घड़ियाल संरक्षण परियोजना है। क्या है भाई, चंबल घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम चल रहा है चंबल नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में। चंबल नदी के दोनों किनारों पर जो 1 से 2 किलोमीटर का एरिया होता है, उस एरिया में घड़ियाल प्रजनन परियोजना और घड़ियालों के संरक्षण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में अवस्थित है। तो ये कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल बहुतायत से जंग आपके नदियों, झीलों और तटीय क्षेत्रों में मिलेंगे। अब तटीय क्षेत्रों में क्यों मिलेंगे, तटीय क्षेत्रों में जैसे भारत के तटवर्ती 9 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपके पुदुचेरी, दमन दीव, दादर नगर हवेली, और अपने 2 द्वीप समूह आते हैं हिंद महासागर में लक्षद्वीप समूह, और आपके अरब सागर में आने वाला आपका अरब सागर में लक्षद्वीप समूह, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन सभी द्वीप समूह आपके केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के तटीय भागों में समुद्री क्षेत्र, जहां पर ऐसे बहुत सारे जंगली जानवर, आपके बहुत सारे जलीय जीव देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से भारत में बहुत से पक्षी पाए जाते हैं, जैसे ये पक्षी है मोर, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। जिस प्रकार से बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, वैसे ये राष्ट्रीय पक्षी है। बतख आपको देखने को मिलेगी, फिर आपको तोते, मैना, सारस, कबूतर, चिड़िया, ये बहुत सारे आपके पक्षी मिलेंगे, जिनमें सारस की एक प्रजाति आती है साइबेरियन सारस। कौन से आते हैं, साइबेरियन सारस। ये कहां पाए जाते हैं, ये साइबेरियन सारस एक प्रवासी पक्षी है जो शीतकालीन प्रवास के लिए भारत में आते हैं। कौन से राज्य में आते हैं, ये प्रवासी पक्षी राजस्थान में आते हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। ये आपके शीत ऋतु के आरंभ के समय अक्टूबर नवंबर के महीने में आना शुरू होते हैं और यहाँ पर प्रवास करते हैं, प्रजनन का कार्य करते हैं, इनके बच्चे बड़े होते हैं और उसके बाद में ग्रीष्म काल आते आते ये साइबेरिया के क्षेत्रों की ओर वापस चले जाते हैं, मध्य एशिया की तरफ। तो ये बहुत से ऐसे प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। अब जब हमने जैव विविधता की हम बात करते हैं, वनस्पतियों की बात करते हैं, तो इसमें आपके हमारी फसलें भी वनस्पतियों के उदाहरण है। हालांकि वो प्राकृतिक जैव विविधता, प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, लेकिन वो है वनस्पतियां ही। ये जो हमने फसलों का चयन किया है, हमने या फिर हमारे पूर्वजों ने जो भी फसलों का चयन किया है, ये हमने जो खाने योग्य पौधे हैं उनके नीचों में से, यानी कि जो खाने योग्य पौधों का समूह है, नीचे का अर्थ क्या होता है, समूह, खाने योग्य पौधों के समूह में से हमने कुछ ऐसी फसलों का चयन किया है जिनको हम हमारे भोजन के रूप में काम में ले सकते हैं। जैसे हमने काम में लिया है गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, सरसों, राई, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिनको हमने खाने योग्य फसलों के समूह में से चयन किया है और उनको हम खेतों में बोते हैं। उससे खाद्यान्न और तिलहन दलहन जैसी फसलें तिलहन दलहन, खाद्यान्न, अनाज, ये सारी चीजें हम प्राप्त करते हैं जिनको हम दैनिक भोजन के रूप में काम में लेते हैं। इसी प्रकार से हमने बहुत से औषधीय पौधों का भी प्रयोग किया है और उन औषधीय पौधों को हम रोग निदान के लिए काम में लेते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियोज के दौरान भारत के विभिन्न औषधीय पौधों की चर्चाएं की, चाहे आपका तुलसी हो, सर्पगंधा हो, अश्वगंधा हो, या फिर आपके नीम हो, या आपके कचनार हो, जामुन है, इन औषधीय पादपों पर हम पहले ही चर्चाएं कर चुके हैं। तो इनका भी हमने इन जो आपके विशेष पौधे हैं उनमें से चयन किया है। अब ऐसे ही आपके पशुओं का उपयोग क्या होता है भाई, फसलों का उपयोग तो जो आपके मानव के द्वारा उगाई जाने वाली, जो मानव द्वारा उगाई जाने वाली वनस्पतियां हैं उनमें तो फसलें हैं और उन फसलों का हम खाने की दृष्टि से और भोजन के रूप में काम में लेते हैं। उसी प्रकार पशुओं का हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, तो पशुओं को हम देखो दूध प्राप्ति के लिए काम में लेते हैं। कौन से दूध प्राप्ति के लिए, आपके गाय, भैंस, प्रमुख रूप से गाय और भैंसें काम में ली जाती है। इसी प्रकार से बकरी और भेड़ को भी काम में लिया जाता है। ऊंटनी का दूध भी काम में लिया जाता है, जो मधुमेह के इलाज के लिए रामबाण इलाज है मधुमेह का। इसी प्रकार से हम बोझा ढोने के लिए काम में लेते हैं। बोझा ढोने के लिए आप घोड़ा काम में लेते हैं।
बोझा ढोने के लिए आपके खच्चर काम में लिया जाता है। जब आप पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालय क्षेत्र में जाते हैं, जैसे केदारनाथ जाना हो या फिर किसी आपके आपके तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं जो हिमालय क्षेत्र की है, तो वहां पर आपके खच्चर देखने को मिलते हैं जो पर्वतों पर चढ़ाई के लिए जाने जाते हैं। इसी प्रकार से बोझा ढोने के लिए ऊंट को काम में लिया जाता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में। कृषि कार्य के लिए, जैसे कृषि कार्य के लिए बैल का उपयोग किया जाता है, कृषि कार्य के लिए ऊंटों का प्रयोग किया जाता है। ये देखो, वर्तमान में तो कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर काम में ले रहे हैं, लेकिन इनका उपयोग प्राचीन समय में हुआ करता था। वर्तमान में अब इनके स्थान पर क्या आ गए हैं, ट्रैक्टर और अन्य मशीनरी आ गई है, इसलिए वर्तमान में ये काम में नहीं लिए जाते हैं। यातायात के लिए आप बैल, ऊंट, घोड़ा, खच्चर, ये गद्दे, ये सारे यातायात के रूप में भी काम में लेते हैं, लेकिन वर्तमान में इनको यातायात के दृष्टि से इनका बहुत ही कम उपयोग होता है। यहां पर तो यातायात के लिए बहुत ही आधुनिक मशीनरियां, आधुनिक वाहन आ गए हैं। फिर आपके मांस, अंडे आदि प्राप्त करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे आप मुर्गी पालन करते हैं, उद्देश्य क्या रहता है, मुर्गियों का मांस प्राप्त करना, मुर्गियों से अंडे प्राप्त करना। जैसे ये भेड़ और बकरी पाली जाती है मांस प्राप्ति के लिए। इसी प्रकार से मछलियां हैं जो हमें पोषक आहार प्रदान करती है, यानी कि पोषक भोजन प्रदान किया जाता है मछलियों के द्वारा। ये विभिन्न प्रकार के आपके मछलियां दिखाई दे रही है। इनका पालन का उद्देश्य एक ही रहता है कि इनको, मछलियों को बाहर निकालें, पकड़ें, अच्छी बड़ी हो जाए, उसके बाद इनको बाहर निकालें और ये हमें पौष्टिक आहार देगी। तो इस आधार पर इनका पालन किया जाता है। ये आपके सारे जानवर है, जैसे आपकी ये गाय है, भैंस है, भेड़ है, ये बकरी है, मुर्गी है, ये आपके और भी अन्य जानवर हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। इन सब का उपयोग किया जाता है भाई आपके दूध प्राप्ति के लिए, बोझा ढोने के लिए, मांस प्राप्त करने के लिए, अंडे प्राप्त करने के लिए, परिवहन के लिए। तो इस प्रकार से आपके बहुत से पालतू जानवर होते हैं जिनका मानव दैनिक जीवन में उपयोग करता रहता है। फिर हम देखिएगा बहुत सारे कीट पतंगे भी आते हैं। देखो, वनस्पतियों में आपके पेड़ पौधे आते हैं, झाड़ियां आती है, घासें आती है, वहां पर निवास करने वाले पशु पक्षी, जंगली जानवर आते हैं, पालतू जानवर भी आते हैं, हमारी फसलें भी आती है जो कि प्राकृतिक वनस्पतियों के उदाहरण नहीं है। पालतू पशु होते हैं जो जंगली जानवरों के उदाहरण नहीं होते हैं, लेकिन ये प्राणी अवस्था में आते हैं। इसी प्रकार से आपके वनस्पतियों में, चाहे आपके प्राकृतिक वनस्पति हो या फिर आपके मानव द्वारा उगाई गई वनस्पतियां हो, उनमें आपको कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जीव देखने को मिलते हैं। ये सारे जीव आपके, जो बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े और जीव होते हैं जो हमारे फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों का जैविक नियंत्रण करते हैं। अब देखो, परागण क्या होता है। परागण होते हैं, जैसे ये जो पुष्प होते हैं हमारी फसलों पर लगे हुए, जैसे आपके ये पौधा है, इस पर आपके ये पुष्प लगे हुए हैं। इन पुष्पों के ऊपर क्या होते हैं, ये दो प्रकार के पुष्प होते हैं। इनमें एक होता है नर पुष्प और एक होता है मादा पुष्प। अब नर पुष्प और मादा पुष्प, इन दोनों पर परागकण होते हैं। उन परागकणों को ट्रांसफर कर दिया जाता है, नर पुष्प से मादा पुष्प, मादा से नर, इस प्रकार से इनमें ट्रांसफर किया जाता है, जिनको आप बायोलॉजी में बहुत ही विस्तार से पढ़ते हैं। उनको जब आप इनका ट्रांसफर करते हैं तो यहां पर आपके फसल अच्छी पैदावार होती है। यहां पर जो फल लगेंगे, जो फलियां लगेगी, वह अधिक मात्रा में लगेगी अगर परागण की क्रिया हो जाएगी। परागण की क्रिया एक प्रकार की निषेचन क्रिया होती है जो कि इन कीट पतंगों के माध्यम से की जाती है। और इनमें सर्वाधिक प्रमुख कीट रहता है, वो है मधुमक्खी। क्या रहता है भाई, मधुमक्खी रहता है। जब आप किसानों के पास में जाना, जैसे आपके मान लीजिए कि आपके पिताजी किसान है, खेती कार्य कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी गांव में जाना और वहां पर किसानों से मिलना, उनको पूछना कि खेत में मधुमक्खियों का क्या योगदान रहता है। तो किसान आपको वहां पर बताएंगे, जैसे कहेंगे कि देखिएगा ये खेत है और इस खेत में हम जा रहे हैं, यहां पर बहुत सारे आपके पुष्प लगे हुए हैं। इन पुष्पों वाले से खेत में आपको बहुत से पेड़ भी देखने को मिलेंगे, या जैसे आपके खेत की मेड़ है, खेत के बीच में अलग अलग जगहों पर पेड़ मिलेंगे, और वो पेड़ आपके बहुत ही छायादार हरे भरे पेड़ होते हैं। उन पेड़ों पर मधुमक्खियां अपने छत्ते बनाती हैं, जो उनका आवास स्थान होता है। उस स्थान पर वो परागकण की इन फूलों के माध्यम से इनका रस चूसती है, और ये रस चूसते हुए और आसपास के क्षेत्रों से पानी इकट्ठा करके ले जाती है, और फिर अपनी प्रोसेस के माध्यम से उस छत्ते में शहद निर्माण का कार्य करती है। जब मधुमक्खियां पुष्पों के ऊपर बैठकर रस चूषण का कार्य करती है, तो वो पौधों पर, इन पुष्पों पर परागण की क्रिया करते हैं, और उस परागण की क्रिया के परिणाम स्वरूप किसान की इस फसलों में जिसके ऊपर फूल आ रखे हैं, वहां पर आपके अच्छा पैदावार होगा, उनमें अच्छे उनके फल निकलेंगे, अच्छी फलियां निकलेगी, और जो भी फसल होगी उसकी पैदावार में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए जब भी किसान आपके खेत में इंतजार करते हैं कि मेरे खेत में कब आकर मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाएं, और वो मधुमक्खियां हालांकि कई बार किसानों पर हमला भी कर देती है, क्योंकि कुछ आपके
आपके जहरीली और अत्यधिक डंक मारने वाली मधुमक्खियां भी होती है, चिड़चिड़ेपन वाली मधुमक्खियां होती है जो किसानों के लिए खतरा भी होती है, लेकिन फिर भी किसान इंतजार करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि मधुमक्खियां आएगी, परागण की क्रिया होगी और उससे उनकी उपज में वृद्धि हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ आपके फसलों में जो कीट पतंगे होते हैं, मच्छर होते हैं, कुछ ऐसे जानवर आपके छोटे पतंगे होते हैं जो फसलों के लिए फायदेमंद होते हैं, उन्हें किसान मित्र जीव कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हानिकारक जीवों को भक्षण कर लेते हैं, हानिकारक जीवों को अपना भोजन बना लेते हैं, तो वो हानिकारक जीवों से फसलों की रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें किसान मित्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपके विभिन्न आपके जैव नियंत्रण की क्रिया इन कीड़े पतंगों के द्वारा की जाती है। फिर भारत में हम प्रवासी पक्षियों की बात करें, मैंने आपको पीछे भी बता रखा है कि भारत में बहुत से प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं। ये प्रवासी पक्षी कौन से होते हैं? जो भारत में मूल रूप से नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ एक विशेष ऋतु के लिए किसी दूसरे देश से भारत में निवास करने के लिए आते हैं। जैसे जैसे इनके निवास स्थानों की दृष्टि से देखो, भारत की जो आर्द्र भूमियां है, भारत की आर्द्र भूमियां है वो प्रवासियों के लिए लोकप्रिय होती है। अब इनमें से एक ये क्या है, प्रमुख प्राकृतिक विरासत की बात करेंगे तो इनमें आ जाता है आपका कच्छ का रण। क्या आ जाता है? कच्छ का रण है वो एक प्रमुख प्राकृतिक विरासत के रूप में है। यहां पर बहुत से प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से भारत में जो आपका राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो भी प्राकृतिक पक्षियों के जो पक्षियों के लिए प्रवास का प्राकृतिक स्थान है। वहां पर आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में बहुत सारे प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं। अब जब शीतकाल के दौरान हम प्रवासी पक्षियों की बातें करते हैं तो साइबेरिया सारस आते हैं। ये साइबेरिया क्षेत्र से कहां पर आते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के भरतपुर में है। भरतपुर, और भरतपुर कहां पर है? राजस्थान में है। यहां पर बहुत अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं, शीतकालीन प्रवास के लिए आते हैं। पक्षियों के लिए ऐसी एक अनुकूल जगह कच्छ का रण है। कच्छ का रण कहां पर है? ये कच्छ का रण आता है गुजरात में। ये एक ऐसी अनुकूल जगह, जैसे आपके केवलादेव है उसी प्रकार से कच्छ का रण है ऐसी एक जगह जहां पर आपके रेगिस्तान है वो मरुस्थल में विलीन हो जाता है। वो जगह कौन सी है? ये जगह है आपके कच्छ का रण, जहां पर मरुस्थल ये वो रेगिस्तान में विलीन हो जाता है, वहां पर कच्छ के रण का निर्माण होता है। और यहां पर आपके जो सुंदर लाल रंग वाले फ्लेमिंगो आते हैं, सुंदर आपके गुलाबी पंखों के साथ में हजारों संख्या में फ्लेमिंगो आते हैं। जो लाल कलंगी लिए हुए होते हैं, ये हजारों की संख्या में फ्लेमिंगो आते हैं। और ये फ्लेमिंगो यहां पर कच्छ के रण में देखने को मिलते हैं। कहां पर? कच्छ के रण में लाल कलंगी वाले फ्लेमिंगो, लाल कलंगी वाले फ्लेमिंगो आते हैं। और ये फ्लेमिंगो क्या करते हैं? यहां पर जो आपके खारे पानी का कीचड़ है, खारे पानी का क्या है? कीचड़ है। इस कीचड़ को इकट्ठा करते हैं। इस कीचड़ में मिट्टी को इकट्ठा करके घोंसला बनाते हैं। कीचड़ में मिट्टी को एकत्र करके घोंसला बनाते हैं, एकत्र करके घोंसला बनाते हैं और उसमें अपने बच्चों को या फिर अपने अंडों को यहां पर रखते हैं। तो इस प्रकार से ये कच्छ के रण में लाल कलंगी वाले फ्लेमिंगो आते हैं हजारों की संख्या में प्रवास के लिए। ये यहाँ पर खारे पानी का जो दलदली क्षेत्र में कीचड़ बना हुआ है, उस कीचड़ को इकट्ठा करते हैं और उस कीचड़ के अंदर ही आपके एक सुंदर सा घोंसला तैयार करते हैं। इसी प्रकार से देश के कई असाधारण स्थल हैं, उनमें से एक आपका ये कच्छ का रण है। कच्छ के रण के अलावा आपके राजस्थान में जाते हैं तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आता है। इसी प्रकार से राजस्थान के मरुस्थलीय जिले जोधपुर में भी आपके बहुत से अलग अलग स्थान है जहां पर प्रवासी पक्षी बहुतायत में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो का लर्निंग आउटकम्स रहता है भारत में पाए जाने वाले प्रमुख वन्य जीव, भारत में पाए जाने वाले कुछ आपके कीट पतंगे जो कि आपके किसान मित्र कहे जाते हैं, इनकी हमने चर्चाएं की। साथ ही भारत में आने वाले बहुत से प्रवासी पक्षियों की हमने चर्चाएं की और इन प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं, जैसे आपके कच्छ के रण है, राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्रों के कुछ स्थान है, उन पर हमने विस्तार से चर्चाएं की है। उम्मीद करते हैं कि आपने इन सबको अच्छे से सीख लिया है। तो आपका छोटा सा टेस्ट हो जाए और पहला सवाल स्क्रीन पर, एशियाई शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? असम, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर तमिलनाडु। एशियाई शेर जिनका एक अंतिम स्थान भारत में बचा हुआ है और ये भारत के कौन से राज्य में है? तो ये गुजरात में है और गुजरात में गिर के जंगलों में। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव दुर्लभ श्रेणी का है? कछुआ, भालू, मृग या फिर लाल पांडा। तो इनमें से जो लाल पांडा है वो दुर्लभ श्रेणी का है जो भारत के हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रवासी श्रेणी का है?
हिम तेंदुआ, भालू, साइबेरिया सारस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें आपके साइबेरिया सारस है जो प्रवासी है, और ये भारत में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में शीतकालीन प्रवास के लिए आते हैं। और इसी के साथ में हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और अपने साथियों के साथ में शेयर करते रहना। हम आपसे मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहें। जय हिंद।